दोस्तों एक बार फिर से ईडी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। झटका इतना बड़ा है कि ईडी के आरोप पत्र पर कोर्ट ने संज्ञान लेने से भी इनकार कर दिया है। आप अंदाजा लगाइए कि जिसको ईडी ने आरोपी बनाया था, कोर्ट ने तुरंत जमानत देने के लिए कहा है। ईडी को कोर्ट ने इतनी जबरदस्त फटकार लगाई है कि उसके आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से भी इनकार कर दिया है। दोस्तों साहब की ईडी के चंगुल से एक और नेता छूट चुके हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को जमानत देते हुए उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया है। अब तो ये बिल्कुल भी साफ हो चुका है कि साहब की ईडी किस प्रकार का खेल विपक्ष के नेताओं के खिलाफ खेल रही है। ईडी विपक्ष के नेताओं के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस मनमर्जी तरीके से लगाती है और सबूत नहीं मिलने के कारण उन नेताओं को कोर्ट एक एक करके जमानत दे देता है। लगातार कोर्ट से ईडी को फटकार लग रही है, लेकिन जहां जहां चुनाव नजदीक आता है, ईडी, सीबीआई और आईटी की कार्रवाई आपको देखने को मिलती होगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईडी के आरोप पत्र पर कोर्ट ने संज्ञान लेने से ही मना कर दिया और तुरंत आरोपी को जमानत देने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में पहले भी फटकार लगा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी पीएमएलए जैसे कानून का इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं को लंबे समय तक जेल में रखने के लिए नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट बार बार ऐसा कह रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ईडी लगातार ऐसी कार्रवाई को अंजाम देती रहती है। इसके बावजूद ना तो साहिब इसका संज्ञान लेते हैं और ना ही ईडी सुप्रीम कोर्ट के इस बात को मानती है और एक एक कर विपक्ष के तमाम नेताओं पर मनमानी तरीके से कार्रवाई कराई जाती है। जो भी भ्रष्टाचारी नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है, उसके खिलाफ साहिब की ईडी और सीबीआई कोई एक्शन नहीं ले पाती। उन्हें तो क्लीन चिट दे दी जाती है और कहा जाता है कि आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, गोया कि आपके सारे पाप अब धुल चुके हैं, वॉशिंग मशीन के जरिए से आपकी अच्छी खासी धुलाई हो चुकी है। तो आप अंदाजा लगाइए कि ईडी की कार्रवाई जो विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हो रही है वो कैसी है। आप इस रिपोर्ट से अंदाजा लगाइए। पहले हम जानते हैं कि आखिर आज कोर्ट ने क्या कुछ कहा है अमानतुल्लाह खान को जमानत देते हुए। आप विधायक अमानतुल्लाह खान की रिहाई का आदेश, ईडी को डबल झटका। दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले में अमानतुल्लाह खान को जमानत देते हुए रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत ने अमानतुल्लाह खान के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से ही इनकार कर दिया। अदालत ने अमानतुल्लाह खान की पत्नी मरियम सिद्दीकी को आरोप मुक्त कर दिया, क्योंकि उनके खिलाफ कोई केस ही नहीं बनता है। इस तरह ईडी को इस केस में डबल झटका लगा है। देखिए, ईडी ने अमानतुल्लाह खान को भी आरोपी बनाया था और उनकी बीवी मरियम को भी इसमें आरोपी बनाया गया था, लेकिन कोर्ट ने मरियम को आरोप मुक्त करार दिया है कि अब मरियम के खिलाफ तो कोई केस ही नहीं बनता है, तो आखिर ईडी कैसे कार्रवाई कर लेती है। आप अंदाजा लगाइए कि जब अमानतुल्लाह खान को ईडी के जरिए से गिरफ्तार किया गया था तो गोदी मीडिया में डिबेट चालू हो गई थी कि आखिर अमानतुल्लाह खान कितने कितने केस में फंसे हुए हैं और ईडी जो आरोप लगा रही है कितना सही है, उस पर कोई सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की गई। लेकिन पूरी तरीके से चूंकि विपक्ष के नेता हैं तो मीडिया भी पूरी तरीके से उनके खिलाफ ही खबरें दिखा रहा था। लेकिन आज जब कोर्ट ने आरोप पत्र पर सिग्नेचर करने से मना कर दिया, संज्ञान लेने से इनकार कर दिया, तो ये बड़ी खबर नहीं बताई जा रही है। देखिए, विशेष जज जितेंद्र सिंह ने कहा कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सबूत थे, लेकिन उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की कोई मंजूरी नहीं थी। जज ने कहा इसीलिए इस पर संज्ञान लेना अस्वीकार किया जाता है। अदालत ने निर्देश दिया कि अमानतुल्लाह खान को 1 लाख रुपए के जमानत बॉन्ड और इतनी ही राशि की जमानत पर तुरंत न्यायिक हिरासत से रिहा किया जाए। अब आइए हम जानते हैं कि आखिर ईडी ने अमानतुल्लाह खान के खिलाफ क्या आरोप लगाए थे और किन धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग मामला 2016 और 2021 के बीच अमानतुल्लाह खान दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे, तो आरोप लगाया गया था कि वक्फ बोर्ड के अंदर कुछ गड़बड़ियां हुई हैं। ईडी के अनुसार खान ने अवैध रूप से बोर्ड में सदस्यों को नियुक्त किया, जिससे सरकारी खजाने को कथित नुकसान हुआ। एजेंसी ने यह भी कहा कि खान के एजेंटों ने विभिन्न संपत्तियों में 36 करोड़ रुपए की हेराफेरी की है। ईडी ने 2 एफआईआर के आधार पर मामला दर्ज किया। सीबीआई के एक एफआईआर में वक्फ बोर्ड में नियुक्तियों में अनियमितता का आरोप लगाया है, जबकि दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा की एक अन्य एफआईआर में खान द्वारा आय से अधिक संपत्ति जमा करने का आरोप भी लगाया गया है। तो दोस्तों, अमानतुल्लाह खान को राउज एवेन्यू कोर्ट ने न सिर्फ जमानत दी, बल्कि अदालत ने अमानतुल्लाह खान के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से भी इनकार कर दिया।
अदालत ने अमानतुल्लाह खान की पत्नी मरियम सिद्दीकी को आरोप मुक्त करार दिया क्योंकि उनके खिलाफ कोई केस ही नहीं बनता है। इस तरह ईडी को इस केस में डबल झटका लगा है। जिस केस में अमानतुल्लाह खान को राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने तुरंत जमानत देने के लिए कहा है, इसी केस में 4 और लोगों को ईडी ने अभी तक अपनी हिरासत में रख रखा है। इसी केस में अमानतुल्लाह के अलावा 4 लोग जीशान हैदर, दाऊद नासिर, कौसर इमाम सिद्दीकी और जावेद इमाम सिद्दीकी भी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। तो अब अंदाजा लगाइए कि कितने लोगों के खिलाफ ईडी ऐसे कार्रवाई करके लंबे समय तक उनको जेल में रखने का काम करती है। लेकिन जब मामला कोर्ट तक जाता है, जब जज संज्ञान लेना चाहते हैं, तो पता चलता है कि जो आरोप लगाया गया है वो पूरी तरीके से निराधार है। आरोप ऐसा है ही नहीं कि ईडी के उस आरोप पत्र को संज्ञान में लिया जाए या उस पर सुनवाई की जाए। तो आप अंदाजा लगाइए कि पीएमएलए के जरिए से लगातार सुप्रीम कोर्ट भी यह कहता रहा है कि ईडी ऐसे कार्रवाई करके नेताओं को परेशान करने का काम करती है, उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं होता है, उसके बावजूद भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी ईडी को फटकार लगाई थी और ईडी के एक्शन पर सवालिया निशान खड़ा किया था। सुप्रीम कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में सजा की दर होने का हवाला देते हुए ईडी से कहा था कि आप गुणवत्तापूर्वक अभियोजन और सबूतों पर अपना ध्यान केंद्रित करिए, क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं होता है, उसके बावजूद भी आप नेताओं को गिरफ्तार कर लेते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि आप विपक्ष के नेताओं पर मनी लॉन्ड्रिंग केसेस दर्ज तो कर लेते हैं, पर आपके पास कोई पक्का सबूत नहीं होता है, आप सबूत इकट्ठा ही नहीं कर पाते। इसके पहले केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया था कि पीएमएलए कानून के अंतर्गत पिछले 10 साल में 5297 मामले दर्ज किए गए, जबकि सजा सिर्फ और सिर्फ 40 मामलों में ही हो पाई है। यानी कि ईडी की स्ट्राइक रेट इतनी कम है कि सुप्रीम कोर्ट को भी ये बात ईडी के अधिकारियों से कहनी पड़ी कि आप सबूत इकट्ठा करके आइए। सुप्रीम कोर्ट के एक और बेंच ने भी इस मामले में चिंता जताई थी और कहा था कि हमें भी मालूम है कि ईडी किसके खिलाफ कार्रवाई करती है। यानी कि कोर्ट ने भी ईडी को बता दिया था कि उन्हें भी पता है कि साहब की ईडी किसके इशारे पर काम कर रही है और ईडी पीएमएलए जैसे कानूनों का इस्तेमाल करके विपक्ष के नेताओं को लंबे समय तक जेल में रखने का काम करती है। तो आप अंदाजा लगाइए कि राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष जज ने ईडी की आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया और साफ कहा कि तुरंत अमानतुल्लाह खान को जमानत दी जाए और उनकी वाइफ मरियम सिद्दीकी को कहा कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो तो आरोप साबित ही नहीं होते हैं, पूरी तरीके से निराधार हैं, ईडी के पास कोई भी सबूत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी अमानतुल्लाह खान को इतने दिनों तक जेल के अंदर रखा गया। तो अब अंदाजा लगाइए कि विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ईडी, सीबीआई और आईटी के जो छापे पड़ते हैं, जो कार्रवाई होती है, उसके बाद ऐसे ही केस जब कोर्ट तक पहुंचते हैं तो ये मामला और ये बातें आपको सुनने को मिलती हैं। चाहे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मामला हो, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम का मामला हो, तमाम ऐसे नेता हैं जिनको कोर्ट एक के बाद एक को जमानत देते जा रहा है और ऐसी टिप्पणी ईडी पर की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि पीएमएलए कानून के जरिए से ईडी ऐसे कानूनों का दुरुपयोग कर रही है और नेताओं को फंसाने का काम कर रही है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।